हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें कि पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है मध्य प्रदेश में, है ना। उसका अभी क्या होने वाला था, छः तारीख से होने वाला था, 6 अप्रैल से पेपर होने वाले थे। अभी वो कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया है ना। तो हमको अच्छा टाइम मिल गया है। अगर आप इस पेपर का फॉर्म भरे हैं और इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसमें हम रोज़ पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, इस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन का हम पूरा का पूरा पर डे सॉल्यूशन करवाएंगे। एक पेपर पूरे 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको रोज़ का रोज़ मिलेगा। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 19 अगस्त 2017 का पेपर जो हुआ था 9 बजे सुबह की शिफ्ट में, है ना। तो सबसे पहले तो अपन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में देखो, तर्क शक्ति आती है। तर्क शक्ति यानी क्या होता है, रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के कैसे 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और विज्ञान के यानी साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो पेपर में आ चुके हैं। जो कि पेपर कब हुआ था, 19 तारीख को हुआ था सुबह की शिफ्ट में। तो आज से हम ये चालू कर रहे हैं और हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि रोज़ का रोज़ आपको एक पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो फिर मतलब सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये पेपर ही है। तो देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है। ये हमको एक फैमिली ट्री दिया हुआ है ना। ए फैमिली ट्री दिया, हु अमंग द फॉलोइंग आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सीता। एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती या नातिन अथवा पोता पोती हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जब ये ऐसे करके, ये देखो ये एरो बनी है, अगर ये लाइन बना के ये एरो बना दी गई है और बिल्कुल सेम लेवल पे है ये, तो ये दोनों कैसे होंगे, हस्बैंड और वाइफ होंगे। और अगर वहाँ से अपन ने एक ऐसे करके सीधे नीचे लाइन खींच दी ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जनरेशन गैप हो जाएगा, यानी कि उनके लड़के और लड़की हो जाएगा। तो ये हरीश और ये क्या हुआ, उसके नीचे चले जाएंगे तो ये उनके लड़के लड़की हो जाएगा, और एक और लाइन नीचे खींच देंगे तो ये उनके लड़के और लड़कियां हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे इनका लड़का कौन है, ये राहुल लड़का है और प्रियंका लड़की है। तो इनका, इसका कौन है, इसकी राहुल की जो वाइफ है ये है ना। और जो प्रियंका का हस्बैंड है वो ये है। और ग्रैंड में चले जाना है यानी नाती नातिन में चले जाना है, तो अपन को 2 लेवल नीचे जाना पड़ेगा। यानी एक लाइन ये खींची है ना, और एक लाइन ये खींचिए, 2 लेवल नीचे आएंगे। तो ये वाले जितने भी लोग हैं, ये यहाँ से ये पूरे के पूरे यहाँ तक के लोग जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कौन है, नाते नाती नातिन या पोता पोती। तो हमको बस ऑप्शन में ये देखना है, इनमें से जो भी हमको दिख जाएंगे वो आंसर हो जाएगा। जैसे अपन पहले ही देखते हैं, पारुल और कपिल। तो देखो पारुल यहाँ पर है और कपिल यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में अगर अपन देखते तो देखो प्रियंका, तो प्रियंका कहाँ है, देखो ऊपर के लेवल में है, तो ग्रैंड वाले में नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे करके हमको सब में देखना है, हमको ये नीचे वाले लेवल में बता देना है कि कौन कौन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखो इसमें मैंने ना क्या आंसर भी दिया हुआ है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में है 10 दिसंबर को। ये हमको क्या करना है, याद रखना है। अगला देखते हैं, विदिशा किस नदी के किनारे है, बसा हुआ है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। देखो अगला, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हु इस्टेब्लिश ग्वालियर। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की, है ना। तो ये सबको पता है किसने की है, सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना। ये सूरज सेन वहाँ के राजा थे जिनने ग्वालियर की स्थापना की है। अगला देखते हैं। देखिए ये ना रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि डिमांड को किसी तरीके से ऐसे करके लिखा गया, ऐसे करके सप्लाई को इस तरीके से लिखा गया, तो हमको बताना है कि क्वांटिटी को कोडेड लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो देखो हम देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ डिमांड, DEMAND, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये बन गया है DNAMED। देखो यहाँ से ये वाला D को हमको यहाँ पहुँचा दिया है, ये वाले D को यहाँ पहुँचा दिया है, फिर इस E को यहाँ पर पहुँचाया है, ठीक है। इस N को यहाँ पहुँचा दिया है, फिर इस A को कहाँ पहुँचाया, इधर, और इस M को इधर। यानी ऐसे ऐसे क्रॉस 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 बनाते जा रहा है। ऐसे करके हम देख लेंगे। सप्लाई को क्या लिखा, SUPPLY। सप्लाई को क्या बना दिया है, देखो YLPPUS।
तो देखो इस एस को यहाँ पहुँचाया, ये वाई को यहाँ पहुँचाया, है ना, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस बनाते जा रहा है, फिर ये यहाँ पर, है ना, तो ये यहाँ पर, फिर ये पी और ये पी, ऐसे ऐसे करके क्रॉस क्रॉस बना हुआ है। तो हम क्या बनेंगे, हमको क्वांटिटी का बनाना है, क्यू ए एन टी आई टी वाई, तो वाई इधर आ जाएगा, क्यू इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा क्या यू, ठीक, फिर हम यहाँ पहुँच गए आई के पास, तो ये आई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या टी, और यहाँ पर आ जाएगा एन। तो देखो आंसर ये आ जाएगा वाई, देखो वाई टी आई टी एन ए यू क्यू, है ना। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वाई टी आई टी एन ए यू क्यू, ए सही हो, 1 सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये एक बुक आई थी, द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी, है ना, द मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ अ स्टार। नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखी गई, यानी जीवनी लिखी गई है, उनके राइटर कौन है, तो उनके राइटर कौन है, तरुण विजय। ये एक बुक आई थी, उनके राइटर पूछा है ना, तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि किसने लिखी है मोदी जी की बायोग्राफी। अगला देखें, देखो द हेडक्वार्टर ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी HAL कंपनी है जो, है ना, ये महारत्न कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, यानी सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन है क्या पुराना, उस समय 7 यूनियन टेरिटरी थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय पे हमारी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हो गई हैं कितनी, 28 स्टेट्स हो गई हैं, और यूटी कितनी हो गई हैं, यूटी हो गई हैं 8 हो गई हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इस चारों में ये, क्योंकि 2017 का पेपर है, उस समय पे चेंज हुआ नहीं था, ये 2020 में चेंज हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि स्टेट इधर पर कितनी है, 28 स्टेट है, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सबको पता है 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी भारतीय किसकी, रिजर्व बैंक की स्थापना। और इसका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में। नेशनलाइजेशन पूछेगा तो 1949 बोलना है, और अगर पूछेगा कब बना था तो 1935 में बना था। और अभी इनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट को देखते हैं, हु इज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इन यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। अब ये ना, इसमें पूरे के पूरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कब दिए हैं, 2017 के हिसाब से, अब वो तो चेंज हो गए हैं, है ना। तो अभी जो नए बने हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, है ना, क्या है, कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम करके, ये आपको याद रखना है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अभी कौन है, वो ये हैं, है ना। इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये 2017 के हिसाब से, अब 2017 का तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 के हिसाब से प्रेजेंट में अभी कौन है, कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये फिर से पूछ लिया, देखो अब इसमें पूछा कि 2014 के साहित्य अकेडमी संस्कृत में किसको मिला था। अब ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना जो, ये टोटल 20 लैंग्वेजों के लिए मिलता है, तो उसमें से हमसे पूछा है संस्कृत के लिए किसको मिला है, तो हमको ये 2014 का पूछा है, हम आपको अभी प्रेजेंट का बताते हैं कि प्रेजेंट में ये किस किस के लिए मिलता है। जैसे कोई पोएट्री लिखता है, कोई नॉवल लिखता है, कोई बुक लिखता है ना, उसके लिए ये पुरस्कार मिलता है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए मिलता है। तो ये संस्कृत में एक नॉवल लिखी गई है वैशाली नाम की एक नॉवल लिखी गई है जिसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। वैशाली नाम की एक क्या लिखी गई है, नॉवल लिखी है, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, महेश चंद्र शर्मा ने, महेश चंद्र शर्मा ने लिखा है इस बुक को, है ना। इसको इस साल का यानी 2020 का
2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार इस बुक के लिए मिला है। और ये क्या किसने लिखा है? महेश चंद्र शर्मा ने। अब ये क्या है, 2000 पुराना हो गया, तो हमको तो क्या करंट का पढ़ना चाहिए, पुराना तो पूछेगा नहीं, इसलिए हम क्या करंट का पढ़ते चल रहे हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेला राजपूत ने करवाया था। इसका कौन सा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा? बुंदेला राजपूत ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज। विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविल पीक। ठीक है, गॉडविल पीक हमको याद रखना है कि विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविल पीक। अब देखो फिर से ये आ गया, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो पुराने समय में भारतीय सेना के जो प्रमुख थे वो कौन थे? ये थे बिपिन रावत। लेकिन अभी हैं जो अभी बदल गए हैं, प्रेजेंट में कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। ये आपको अभी प्रेजेंट का अगर ये पूछेगा तो अभी का पूछेगा, तो मनोज मुकुंद नरवाने जो अभी हैं प्रेजेंट में। इसके पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आर्मी के चीफ, इंडियन आर्मी के जो चीफ थे वो कौन थे? बिपिन रावत पहले थे, अभी हैं मनोज मुकुंद नरवाने। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें हमको क्या रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ऑड वन आउट बताना है, विषम बताना है। तो देखो जो हाथी होता है, हाथी को चिल्लाने को जो बोलता है, हाथी वो चिल्लाता है अपनी सूंड उठा के, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना, ट्रम्पेट बोलते हैं। ऐसे हॉर्स क्या करता है, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। ऊँट, ऊँट अब दहाड़ता तो है नहीं, है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊँट दहाड़ता नहीं है। अब कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। ऊँट ये अलग हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज में कुछ दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? जो जो लिखा हुआ है ऊपर हम उसको नीचे लिख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है बे, फिर DAS, फिर उसके बाद लिखा हुआ है KAT। ये इसको किसके बराबर बोला गया है? वाइस एंड क्लेवर। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ है दास सोम जोना। दास सोम जोना, इसका क्या दिया हुआ है? क्लेवर यंग बॉय। ऐसे करके दोनों को लिख लेना है। फिर तीसरा भी इसमें दिया हुआ है जुप जोना। देखो ZUP, फिर JAONA, फिर OON। इसको लिखा हुआ है किसके जैसा? यंग, ये जी मीन्स फ्रेश। ठीक, हमसे पूछा विच इज़ द वर्ड फॉर बॉय। हमको बॉय का कोड निकालना है कि बॉय के लिए कोड क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, कॉमन चीज़ें निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्लेवर है, यहाँ पर क्लेवर है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जो एक सा होगा वो निकालेंगे। देखो दास है यहाँ पर भी दास है, तो हम सीधे सीधे कोड बता देंगे कि क्लेवर का कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में देखो यंग यंग सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी यंग है और यहाँ पर भी यंग है ना। तो ये इन दोनों में देखो सेम क्या है? इन दोनों में सेम अपन को क्या दिख रहा है? जोना दिख रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि यंग का मतलब क्या है? यंग का जो कोड है वो क्या है? जोना। ठीक, अब हमको क्या देखना है? हमको क्या क्या पता चल गया है? क्लेवर और यंग पता चल गया है। फिर ऐसे करके अगर इसको और इसको देखेंगे ऊपर वाले को, तो कॉमन कॉमन निकालना रहता है। ठीक है, यहाँ से मिल गया अपन को। देखो क्लेवर का पता चल गया है और यंग का पता चल गया, तो बॉय का पता चल जाएगा। देखो क्लेवर का क्या है? क्लेवर का है दास, तो यहाँ से दास उसका नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यंग का क्या है? जोना। यंग का क्या हो जाएगा? जोना, तो जोना नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे बॉय का क्या हो जाएगा? सोम। तो बॉय का सोम अपना कौन सा ऑप्शन में? तीसरा में। सोम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें बिल्कुल। देखो इसमें फिर से लिखा हुआ है बोर्ड इज कोडेड इज ERDUG। देखो बोर्ड लिख लेते हैं अपन, BOARD को लिखा हुआ है कैसे?
RDUG, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसको। देखो बी को हमारा बी ABCD में दूसरे अक्षर में आता है, ये 15वें में आता है, ये पहले में आता है, ये किस में आता है, 18 में आता है, ये चौथे में आता है, ठीक। ऐसे करके ये 5वें में आता है, ये किस में आता है, 18 में आता है, ये 4 में आता है, 21, ये 7 में आता है। तो देखो ये 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा। देख लो यहाँ से 2 है, अगर बी का 2 है, इसको 3 बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा। 15 में 3 बढ़ा देंगे तो 18 आ जाएगा। 1 में अपन 3 बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएगा। 18 में 3 बढ़ा देंगे 21 आ जाएगा। 4 में 3 बढ़ा देंगे तो 7 आ जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो हमको किसका बताना है, FKDLU बताना है। तो ये कितना होता है, 6, 11, 4, 12, 21। तो 6 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, है ना, 9 आ जाएगा। 11 में 3 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। इसमें 3 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें बढ़ाएंगे 15 आ जाएगा। 21 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लिख दो इसको, ये कितना हो जाएगा, आई वाले से डायरेक्ट ऑप्शन से टिक मार सकते हैं कि 4th ऑप्शन होगा जो आई से चालू होगा। आई से हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि आई से चालू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन में, तो INGOX हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये निकालोगे भी तो ये N आ जाएगा, ये G हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये X हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, हाउ मैनी विलेजेस फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल हैं। अब ये ना एक स्कीम चल रही है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, है ना। विलेज के अंदर विलेज को कैसे कैसे अच्छा बनाया जाए, उसके सीड्स उपजाऊ बनाए जाएं, और बहुत सारी सुविधाएं जो आज के समय में उपलब्ध हैं उनके बारे में कैसे जानकारी दी जाए। तो ये मध्य प्रदेश में एक स्कीम चली है जिसके तहत कितने गांव इसके अंडर आते हैं, 60 गांव अंडर आते हैं। तो ये आप एक स्कीम पढ़ लेना, है ना। इस टाइप की स्कीम बहुत सारी आती है, ये पूछा है इसमें। तो इसके अंडर कितने गाँव आते हैं, 60 गाँव आते हैं, ठीक है। तो इसका 60 आंसर होगा, 4th वाले ऑप्शन में है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो, इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि 5 वॉज टेस्टेड फायर इन 2016। 2016 में अग्नि 5 एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि टेस्ट किए गई। तो कहाँ से टेस्ट की गई थी ये, अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसी आइलैंड को और क्या बोला जाता है, व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता है, व्हीलर आइलैंड बोला जाता है। और सारी की सारी मिसाइलें जितनी भी टेस्ट फायर होती है ना, वो ज़्यादातर इसी से ही होती है। और व्हीलर आइलैंड को नया नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। ये हमारे इधर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके नाम पे इस आइलैंड का नाम रखा गया है, व्हीलर आइलैंड। और इसे अगर पूछेगा तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है ना। उड़ीसा में है ये आइलैंड, भुवनेश्वर के पास ही है, भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो याद रखना है कि व्हीलर आइलैंड, ज़्यादातर जितने भी टेस्ट फायर होते हैं वो यहीं पर होते हैं, व्हीलर आइलैंड या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, ये अपना एक क्वेश्चन रीजनिंग का है। कंसीडर ए ग्रुप कंप्राइजिंग ए 4 स्टूडेंट, रीना, बीना, मीना, नीना, हु स्टैंड इन अ रो, रीना एंड बीना स्टैंड। अब देखो, ये इसमें क्या बोल रहा है कि ये 4 हैं लोग जो कि एक रो में खड़ी हैं, ठीक। तो रीना, बीना स्टैंड 6th and 7th पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये है रीना और उसके बगल में कहीं पर खड़ी है बीना। तो स्टार्टिंग से अगर अपन इधर से गिनना चालू करते हैं तो इधर से जो रीना है, रीना कहाँ पर है, रीना 6th पोजीशन में है और बीना किस में है, 7th पोजीशन में है, ठीक। फिर मीना एंड नीना। अब मीना एंड नीना की बात करते हैं अपन। तो मीना और उसके बाद कौन है, नीना। मीना एंड नीना स्टैंड इन द 4th and 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट। अभी हम इस तरफ से गिन रहे थे, अब हम इस तरफ से गिनेंगे अगर, ठीक है। तो मीना और नीना स्टैंड इन अ 4th and 5th पोजीशन। तो मीना कौन सी पोजीशन में, 4th पोजीशन में, और नीना कौन सी पोजीशन में, 5th पोजीशन में है, ठीक है। व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन, बीना और मीना अगर अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेती हैं, यानी यहाँ पर आ जाती है कौन, बीना आ जाती है, और यहाँ पर कौन चली जाती है, मीना चली जाती है, मीना चली जाती है। देन द बीना विल बी 15th फ्रॉम द राइट।
अब ये यहाँ से, अब ये राइट से कैसी हो जाती है 15th, कौन हो जाती है बीना, बीना 15वीं हो जाती है लेफ्ट से, लेफ्ट से बीना कौन हो गई। अब अगर इसको बीना को, ये बीना ऊपर वाली को गिन रहा है और इसको लेफ्ट से गिनेंगे तो ये हो गई कैसी 15th हो गई, ठीक है। ओरिजिनली नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज, हमको इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि टोटल, सबसे पहले तो हमको टोटल नंबर पता करने पड़ेंगे कि टोटल स्टूडेंट पूरे की पूरी क्लास में कितने हैं, क्लास है अगर तो इसका फॉर्मूला ये होता है टोटल नंबर निकालने के लिए किसी भी एक इंसान की लेफ़्ट की पोजीशन और उसी इंसान की राइट की पोजीशन और -1 कर देंगे तो अपन को क्या पता चल जाएगा, उसके टोटल नंबर पता चल जाएंगे। तो देखो अगर अपन इसकी निकालते हैं, यहाँ पर मीना को बोल रहा है लेफ्ट से 4th है और राइट से अगर यहाँ पर ये 15th पोजीशन है तो हमको टोटल नंबर पता चल जाएगा कि 15 + 4 - 1 है ना। तो 15 + 3 कर लेते तो टोटल नंबर आ गए कितने, 18 लोग हो गए टोटल, ठीक है। अब हमसे किसकी पोजीशन पूछी है, किसकी पोजीशन पूछी है, हमको नीना की पोजीशन बतानी है। इसकी पोजीशन हमको बतानी है, वो भी कहाँ से बतानी है, लेफ़्ट से बनानी है नीना की पोजीशन। अगर टोटल 18 लोग हैं, 18 लोग में से 5 लोग, ये इसकी 5वीं पोजीशन है। अगर यहाँ पीछे से देखेंगे, यहाँ से टोटल लगा के मान लो 18 लोग होते है ना, और 18 में से इसकी 5th पोजीशन होती, तो 18 में से हम क्या करेंगे, 18 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी, 14वीं, क्योंकि 15वीं जो इसके बाद वाली 5 इसलिए नहीं माइनस करेंगे कि 5वीं पोजीशन में तो वो खुद है ना, तो उसके पीछे तक के जितने भी लोग होंगे उसको माइनस कर देंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो आगे कितना आ गया, 4 आंसर आ जाएगा। या फिर इस फॉर्मूले में भी अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि टोटल नंबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी आदमी की टोटल नंबर की निकालनी होती है तो उसका टोटल फिर लेफ़्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन -1 कर देंगे, तो टोटल हमको पता चल गया कितना है, 18 है, ठीक है। फिर उसकी लेफ़्ट की पोजीशन है ना, लेफ़्ट की पोजीशन तो अपन को निकालनी है तो लेफ़्ट को लेफ़्ट रहने देते हैं, राइट की पोजीशन अपन को पता है कितनी, 5 पुट कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, l + 4, और इस 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 - 4 बराबर आ गई इसकी लेफ़्ट की पोजीशन, तो यहाँ से आएगा कितना, 14, ये आ गई इसकी लेफ़्ट की पोजीशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 जून 2006 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ठीक है। हाउ मैनी संडे वुड बी देयर इन अ मंथ। अब सबसे पहले तो जून में हमको ये बताना है कि संडे कितने। अगर पहला दिन हमारे पास देखो 1 तारीख को हमको पढ़ रहा है, कौन सा दिन पढ़ रहा है, ट्यूसडे पढ़ रहा है, तो ट्यूसडे के बाद अगला दिन कौन सा पड़ेगा, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितनी, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। 6 तारीख को हमको संडे मिल रहा है, तो 6 में अगर हमने क्या ऐड किया, देखो 6 तारीख को हमको एक संडे मिलेगा, हमको बताना है टोटल कितने रविवार होने वाले हैं, तो इसमें क्या +7 +7 +7 करते जाएंगे, +7 नहीं +6 करते जाएंगे, है ना। अगला दिन कौन सा हो जाएगा, अगर ये 6 तारीख को है तो अगला जो संडे पड़ेगा वो कितनी तारीख को पड़ेगा, 13 तारीख को पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला संडे कब पड़ेगा, 20 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला संडे कितनी तारीख को पड़ेगा, 27 तारीख को। यानी 6, 13, 20 और 27, यानी टोटल संडे पूरे महीने में कितने पड़ने वाले हैं, 4 संडे पड़ने वाले। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर इंस्क्राइब्ड ऑन ए नेशनल एंथम। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है, तो कौन सा शब्द अंकित है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अंकित है हमारे नेशनल एम्बलम में। अगला देखते हैं। अब देखो हमको ये सीरीज़ बनानी है, 2 है, 2 के बाद 8, फिर 3 है, 3 के बाद कितना है, 27 है, फिर 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा, तो देखो 2 का क्यूब अगर अपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे करके 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे करके अगर 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 हमारा क्या सेकंड सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला क्या है, 324। 324 में कुछ किया तो क्या आ गया, 108 आ गया। फिर इधर से 36 आ गया, 36 से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो कि अगर हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3
फिर इसको काटा 108, तो ये आ गया 108। फिर इसको अपन ने 3 से काटा, तो 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो 36 आ गया। ऐसे करके 3 से डिवाइड कर करके बन रहा है। ये 1 आ गया, 2 आ गया, 12 बन गया। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। पहला ऑप्शन सही। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या करना है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ना। तो इसमें कभी भी आपको ऑल वाला अगर मिल जाए ना, तो ऑल वाले को हमेशा क्या देना है, ऑल के ऊपर यहाँ पर ये हमको मानना है इसको 100, कि इसके पास 100 रुपये हैं पेपर के पास, और शीट के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपये। ऐसे करके यहाँ पर शीट के पास कितने हैं, 100 रुपये, और एक बुक के पास कितने हैं, 50 रुपये। अब ये हमारे पास जो ये 100-50 हम मान रहे हैं ना, ये हमारी हमने क्या मानी है, इनकम मानी है। ठीक, उसके बाद ये जो कंक्लूज़न रहेगा ना, ये हम इसको क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर मानेंगे, यानी खर्चा मानेंगे। ठीक, यहाँ से हमने इसको माना कि हम इतना रुपए कमाते हैं, पेपर कितना रुपए कमाता है, 100 रुपये, शीट कमाता है 50 रुपये। और यहाँ पर जो कंक्लूज़न में चीज़ें हैं, ये इसको भी ऑल वाले को तो हमेशा हमको क्या रखना है, 100 और 50 ही रखना है। ऑल वाले को हमेशा कैसा रखना है, 100 और 50 रखना है। अब यहाँ पर देखो पेपर 100 रुपये कमा रहा है और शीट 50 रुपये, यहाँ पर शीट 100 रुपये कमा रही है और बुक 50 रुपये कमा रहा है। अब हमको जो कंक्लूज़न बनाना है, यहाँ पर बनाना है पेपर और बुक से। तो पहला नियम ये है कि पेपर, जिसका भी कंक्लूज़न जो कॉमन आ रहा होगा, वो कॉमन के पास हमेशा 100 रुपये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पेपर है और यहाँ बुक है, तो यहाँ पेपर है और ये बुक है, तो यहाँ पर पेपर के पास 100 रुपये है, यानी पहला वाला हमारा नियम क्या कर गया, फॉलो कर गया। और ये 100 रुपये, जो रुपए जितना कमा रहा होगा, जैसे कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, 100 रुपये भी खर्च कर सकता है। लेकिन जो 50 रुपये कमा रहा है वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो ये नियम हमारा जहाँ पर फॉलो होगा, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, वो हमारा फॉलो करेगा। देखो यहाँ पर पेपर कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपये, और यहाँ पर 100 रुपये खर्च कर रहा है, तो चल जाएगा। अब यहाँ पर बुक है, बुक कितना रुपए कमा रही है, 50 रुपये कमा रही है, और यहाँ पर 50 खर्चा कर रही है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा कैसा होगा, फॉलो कर जाएगा। फिर सेकंड वाले में देखिए बुक और पेपर का बनाना है, यानी बुक का और पेपर का बनाना है। अब देखो यहाँ पर बुक पैसे कितनी खर्चा कर रही है, 100 रुपये खर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बुक कमा कितना रहा है, 50 रुपये कमा रहा है, यानी 50 रुपये कोई खर्चा, 50 रुपये कमा के 100 रुपये तो खर्चा नहीं कर सकता है ना। तो हमारा ये वाला कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ऑल वाले, इसमें ना 3 नियम रहते हैं। जैसे अगर ऑल वाला रहेगा कभी भी, तो उसको हमको देना है 100 रुपये और 50 रुपये। उसके बाद अगर सम वाला रहेगा, तो सम वाले को दोनों को देना है 50 और 50। और एक नो वाला रहता है, तो नो वाले को कितना देना है, 100 और 100। हमको दोनों में लिख लेना है ये चीज़, इतनी चीज़ें लिख लेना है, उसके हिसाब से खर्चा और एक्सपेंडिचर, यानी जितना कमा रहे हो और क्या खर्चा कर रहे हो, उसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर पिलर कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपये, यहाँ पर 50, यहाँ पर वॉल कितनी है, 100 और 50, ये ऑल वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऑल में, यहाँ पर 100, ये 50, यहाँ पर ये 100 और ये 50। देखो हाउस और पिलर, हाउस और पिलर का बनाना है, तो देखो पिलर और हाउस। ठीक है, तो पिलर के पास 100 रुपये है, 100 रुपये कमा रहा है, और 100 रुपये यहाँ पर पिलर 50 खर्चा कर रहा है, चल जाएगा। ठीक है, अब हाउस के पास कितने हैं, 50 रुपये हैं, 50 रुपये कमा रहा है और खर्च कर रहा है 100 रुपये, तो ये नहीं चल सकता। 50 रुपये कमा के तुम 100 रुपये कैसे खर्चा कर सकते हो। फिर अगले वाले के पास देखते हैं, पिलर के पास यहाँ पर 100 रुपये खर्च कर रहा है और यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, चल जाएगा। ठीक है, फिर हाउस के पास यहाँ पर हाउस 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, यानी दूसरा कंक्लूजन कैसा होगा, फॉलो कर देगा। तो सेकंड कंक्लूजन क्या कर दो, फॉलो, सेकंड वाला फॉलो करेगा, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब इसमें बोला है कि ऑल पेंटिंग्स आर ड्राइंग, तो ये ऑल वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 करेंगे, इसको भी कर देंगे कितना, 100। अब नो ड्राइंग, तो नहीं, ये ड्राइंग, ये ऑल वाला है ना, तो 150 होता है ऑल वाला, तो ये 150 हो गया, और ये नो वाला है तो 100 और 100 रहेगा। तो यहाँ पर भी देखो ये 100, नो वाले में दोनों 100 रहते हैं, यहाँ पर भी 100
और यहाँ पर भी 100। तो देखो पेंटिंग और पिक्चर को बनाना है, पेंटिंग और पिक्चर दोनों के पास 100-100 है और यहाँ पर भी दोनों के पास 100-100 है, तो ये क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। अब देखो पिक्चर के पास यहाँ पर 100 है तो पिक्चर के पास यहाँ पर 100 है, चल जाएगा। अब ड्राइंग के पास 100 है तो ड्राइंग के पास भी यहाँ 100 है, चल जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों के दोनों फॉलो कर गए, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, बोथ कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम बॉय आर स्क्रूज, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा कितना 50, और ये कितना हो जाएगा 100, ऑल वाला है तो 100 और 50, ठीक है। यहाँ पर ये सम वाला है तो 50 और ये 50, और ऑल वाला है तो यहाँ पर 100 और ये 100। देखो बॉय और नट से बनाना है, बॉय नट। अब देखो दोनों के पास 50-50 है और यहाँ पर भी दोनों के पास 50-50 है, तो 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकते हो आप। फिर अगला है नट और बॉय, नट यहाँ पर 100 रुपये खर्च कर रहा है और यहाँ पर है कितने पैसे इसके पास 50 रुपये, तो ये नहीं कर सकता खर्च। 50 रुपये कमा के 100 रुपये कैसे खर्च कर दोगे, तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन कौन में, फोर्थ वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। अब हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। तो उस समय चेयरमैन कौन थे पार्टीशन काउंसिल के, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, अध्यक्ष थे वहाँ के। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। अब देखो हमको बताना है ऑड वन आउट, विषम बताना है हमको। तो पहला नंबर है अपने 24, फिर कितना है 33, फिर 60, फिर 71, फिर 51, फिर 15। तो देखो सब में एक चीज़ ये देख लेना, मैं तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो हमारी गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 71। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमको विषम बस ज्ञात करना है, जल्दी जल्दी करना और आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो गुड गवर्नेंस डे किसके बर्थडे में बनाया जाता है, इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है ना। तो उनका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। कब मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बोला जाता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, सुशासन दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये याद करने वाला क्वेश्चन है सीधे सीधे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ पूरी ये सब याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये कब है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह, उसका नाम क्या है, पेंच। ये पेंच नेशनल पार्क है अपने भारत का, मध्य प्रदेश का, जिसको क्या बोला गया है, इसको टाइगर रिजर्व 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व का मतलब है कि यहाँ पर टाइगर हैं, है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें मिसिंग वर्ड भरने हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पी है, फिर क्यू, फिर आर, पी। ये अपने से ना लॉजिक लगा लगा के करना है, क्यू क्यू, फिर आर, फिर उसके बाद पी पी पी, 3 पी है, फिर 2 क्यू है, फिर एक आर, फिर डैश, फिर आर, फिर डैश, फिर क्यू, आर, पी पी क्यू, फिर डैश, फिर आर, ठीक है। तो देखो ऐसे करके अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पी क्यू आर, 3 बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 क्यू है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, 2 पी कर देते हैं, 2 पी 2 क्यू 2 आर, ठीक। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर देखो 3 पी, तो अब यहाँ पर 2 क्यू है तो 1 क्यू और डाल दो, तो 3 क्यू, ऐसे करके 3 आर, तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा, 3 आर हो गए, ठीक है। फिर अपन फिर शुरू से चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ये पी क्यू आर, फिर 2 पी, फिर 2 क्यू, फिर आर। देखो अपना जो
ब्लैंक ब्लैंक में आया हमको वो बताना है। तो पहले में क्या है P है, फिर दूसरे ब्लैंक में क्या R है, ठीक है, फिर अगले ब्लैंक में क्या है Q है ना, ये Q है फिर R है, तो ये आ जाएगा Q फिर R, फिर अगला क्या है P फिर Q। तो ये हमारा जिस भी ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे, P R Q P R Q P R Q P R Q R P Q, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, है ना, आप आंसर भी देख सकते हैं नीचे करके। नेक्स्ट करते हैं, और इसकी ना इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा, तो आप लोग को अगर डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पेपर करके देखना है, फिर जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हो, ठीक है। तो अगला करते हैं, देखो हमको बताना है द सीरीज गिवन बिलो कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें से हमको कोई इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2 है, 7 है, फिर 22 है, फिर 67, फिर 204, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसके बीच का सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, फिर 22 में से अगर हमारा 7 घटाते हैं तो अपना कितना बचेगा 15 बचेगा, फिर 67 में से 22 को घटाते हैं अपन तो कितना बचेगा 45 बचेगा, ठीक है। फिर 204 में से 67 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 137। अब देखो यहाँ पर बढ़ कैसे रहा है, 5 में 3 का गुणा किए तो 15, 15 में 3 का गुणा किए तो 45, तो 45 में अपन को 3 का गुणा करके बनना चाहिए ना 204, तो 204 तो नहीं बन रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, विषम हो जाएगा। तो सेकंड हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमको वही बताना था कि विषम कौन सा है, ऑड कौन सा है। अब देखो फिर से अगला क्वेश्चन सीरीज़ का है, यहाँ से आएगा 120, फिर 99, फिर 80, फिर 63, फिर 47, फिर 35। तो यहाँ पर ना सारे के सारे नंबर हैं ना जो वो स्क्वायर के, जैसे 11 का स्क्वायर -1 कर देंगे इसको, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा किसका 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर -1। अब ये किसी का स्क्वायर -1 नहीं होता, ये होना चाहिए कितना 7 का स्क्वायर -1, यानी 48 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर -1 यानी 35, है ना। तो यहाँ पर 48 आना चाहिए, है कितना 47, तो यही अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्य व्यक्ति की उम्र इस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, ये पहले कर चुके हैं अपन इस टाइप का, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, जोस मूस फिर KLE कोड लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है ये दिया हुआ है किसके बराबर, ब्लैक और वाइट। इसमें वाइट का कोड बताना है, ठीक है। तो देखो वाइट यहाँ पर भी है, वाइट यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में देख लो कॉमन क्या, मूस और मूस, तो मूस आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें क्या बोला, इन द सीक्वेंस सोन विच फिगर कम नेक्स्ट, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी हुई। देखो ये ना मिरर इमेज दी हुई है कि H की उल्टी इमेज कैसी बनेगी, जैसी मिरर में बनती है, तो H की H जैसे ही बनेगी, I की I, फिर J की ऐसी बनेगी, K की उल्टी बनेगी, तो HIJK अगला आएगा L, वो भी उल्टा L होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, है ना। फिर से देखो इसमें भी क्या कर रहा है, देखो पहले यहाँ पर डार्क है, ठीक है, फिर यहाँ पर डार्क हो गया, फिर यहाँ पर डार्क हो गया, फिर यहाँ डार्क हो गया, तो उसके बाद कहाँ डार्क हो जाएगा, नीचे डार्क हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे गोल 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 घूम रहा है बस, है ना। तो कहाँ नीचे डार्क होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बस लॉजिक लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, देखना है कि पहले से कैसे घूमते जा रहा है, ठीक। देखो ये भी वैसा ही है, इसमें बोला हुआ है कि इन द फॉलोइंग 2 स्क्वायर शोन इन ओवरलैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉर्म, यदि निम्न 2 वर्ग
मतलब ये बोला हुआ है कि इसमें से कोई एक आकृति इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। तो वो कौन सी आकृति है, तो हमको ये बताना है कि वो कौन सी आकृति है। तो ये आप देख लेना, इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस चेक करना है कि, है ना। मैं आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। आंसर इसका ये होगा, ये पूरी जो एरो बनेंगी वो इसके थ्रू इन दोनों को बनाने से, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी। इनमें से कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेगा इसमें, है ना, बाकी की सारी नहीं बनेगी, ये वाली बन जाएगी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 750 रुपये डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ मैनर दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5:2, B:C दिया हुआ है 7:13, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। देखो हमको ए अपॉन पे बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/2, ऐसे करके बी अपॉन पे सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 7/13। अब इसमें ना हमको क्या बनाना है कि ए का, बी का और सी का रेशियो हमको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले तो ऐसे लिख लिए, फिर यहाँ पर देखो यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी है, लेकिन बी के सामने यहाँ पर 2 है और यहाँ बी के सामने कितना है 7 है। इन दोनों को हमको सेम बनाना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 बन गया ये, तो यहाँ पर भी इसको भी 14 बना दो, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर नया जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये हो गया 7 5 से कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये 35 अपॉन पे 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 14 अपॉन पे 26। तो देखो ए के सामने कितना हो जाएगा 35, बी के सामने कितना हो जाएगा 14 और सी के सामने कितना हो जाएगा 26। अब पूरे पैसे देखो 750 रुपये टोटल है, और यहाँ पर टोटल कितना है 35 + 14 + 26। तो देखो 20 30 और ये 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 और 75, यानी टोटल इसकी कितना हो जाएगा 75 यूनिट हमको दी हुई है, किसके बराबर 750 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 750 अपॉन पे 75, तो इसको काटेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा कितना 10, यानी एक यूनिट अगर आ गई हमारी 10 के बराबर, तो किसकी पूछा ए का शेयर। तो ए का शेयर यहाँ से कितना है 35 है, तो 35 एक अगर 10 के बराबर है तो 35 किसके बराबर हो जाएगा 350 के बराबर, 350 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी मिनट डज ए कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से, स्पीड क्या दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा कि 1 घंटे में कोई कार कितनी दूरी चल रही है 60 किलोमीटर चल रही है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 60 किलोमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो हम बोलेंगे इसको मिनट में कर लेते हैं। मतलब कि 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी चल रही है 60 किलोमीटर, और इसको मीटर में करें तो 1000 का मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 0 का मल्टीप्लाई, इतने मीटर चल रही है वो 60 मिनट में, ठीक। अब यहाँ से अगर अपन ने इसको सीधे सीधे क्या किया, अगर इसको 1 बनाना है हमको तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 0 से ये 0 चला गया, 6 से ये चला गया, तो ये आ गया कितना 1000, यानी 1000 मीटर, और ये कितना आ जाएगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी दूरी ये चल जाएगी 1000 मीटर चल जाएगी, ठीक है। हमको बताना है 200 मीटर चलाना है, तो इसको 200 मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे अगर तो 200 मीटर आ जाएगा। अब ये 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकंड, और 60 सेकंड को भी हमने किससे डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार में चला जाएगा 12, है ना, 12 सेकंड, 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड अगर यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, अगर मिनट में दिया हुआ है तो क्या सेकंड को उसमें कन्वर्ट कर दो, मिनट में कर दो, तो 12 अपॉन पे 60 कर दो, 12 1 12, 12 5 60, तो 1 अपॉन पे 5 क्या 1 अपॉन पे 5 ही आंसर आ जाएगा। ये काटना नहीं था हमको, सेकंड भी नहीं करना था, सीधे 1 अपॉन 5 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आज डिविजिबल बाय 5, 5 ऐसे विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या हैं 5 से विभाजित होने वाली। तो देखो हम 3 अंकों की अगर पूरी संख्या देखें तो पहली सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 100, और सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो होती है 999, ठीक है।
तो हमको पता है कि 100 तो 5 से विभाजित होती है, लेकिन 9 9 9 नहीं होती, 9 9 और 5 ये होती है 5 से विभाजित। हमको बताना है यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी संख्या है। तो हमको ना सिंपल सी एक चीज़ पता, अगर यहाँ 100 नहीं होता, यहाँ पर मान लो 1 होता, और 1 से लेकर पूरी कहाँ तक निकालनी होती, 9 9 9 9 9 5 तक की हमको 5 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी होती। तो हम ये आखिरी वाले नंबर को हम किससे डिवाइड करते, 5 से, 5 से भाग देते इसको। तो 5 1 जा 5, फिर 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45। तो अगर 1 से लेकर पूरी कहाँ तक 995 तक 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या, 199। ठीक है, और हमको तो लेकिन बतानी है कहाँ से, 100 से लेकर 995 तक। तो हम क्या करते हैं, 100 से 995 तक बताने के लिए हम 1 से 995 तक हमने बता दिया 199, हम बता लेते हैं 1 से लेकर 95 तक की और निकाल लेते हैं। 1 से 95 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और ये आ गई कितनी, 19 आ गई। ठीक है, 1 से 95 तक 19 है और 1 से 995 तक 199। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 100 से ये इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये कितनी आ गई, 180। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 1 से 995 तक निकाल ली कितनी है, और 1 से 95 तक निकाल दी, क्योंकि हमको तो बताना है केवल 100 से 995 तक। तो 100 जो 95 तक की 5 से भाग होने वाली थी उसको हटा देते हैं, है ना। तो 100 से 995 तक का पता चल जाएगा कितनी है, 180। तो 180 हमारा सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो हमको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है, 743 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 999 से। तो इसको करने के लिए क्या होगा, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो 999 को हम क्या लिख लेते हैं, 1000 माइनस 1 लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 743 से। अब 743 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 743 और 1 2 3 0 यहाँ से माइनस कर देंगे कितना, 743। अब देखो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 7। तो 7 4 2 2 5 7, 7 4 2 2 5 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 4 कहते हैं 2 2 5 7, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। देखो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। अब ये कोई फादर की एज है ना, और सन की एज है। तो ये फादर को हम मान लेते हैं x है, सन की एज मान लेते हैं y है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x अपॉन पे y कितना दिया हुआ है, 9 अपॉन पे 4 दिया हुआ है। आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 75 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, तो यानी देखो 5 ईयर के बाद तो x भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, y भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, और दोनों की उम्र का सम यानी दोनों की आयु का योग 75 वर्ष दिया हुआ है। तो x में 5 साल इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस y में 5 साल इंक्रीज़ हो जाएगी। इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75 वर्ष दिया हुआ है। और कभी भी अगर ये इस टाइप का ऐसे करके रेशियो में लिखा होता है ना, तो हम इसको ना 9k और 4k मान सकते हैं। यानी x बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि 9k बराबर है, और y बराबर क्या बोल सकते हैं, 4k के बराबर है। तो x की जगह पे 9k पुट कर दो, y की जगह में 4k पुट कर दो। ठीक है, तो x की जगह में हमने यहाँ पर पुट किया 9k। ठीक है, ये 5 और ये 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये 10 हो गया। ठीक है, और प्लस y की जगह में कितना पुट कर दिया, 4k पुट कर दिया, बराबर किसके, 75 के। अब ये 10 उस तरफ चला जाएगा तो 75 से माइनस हो जाएगा, तो 75 से 75 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और यहाँ से 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13k हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 65 अपॉन पे 13। तो 13 पंचे कितना होता है, 65 होता है। तो k बराबर आ गया 5। तो x बराबर 9k है अगर, तो 9 इंटू 5, k की वैल्यू 5 है, कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ऐसे करके 4k है, तो 4 इंटू 5 कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु हमने x मानी थी, कितने वर्ष है, 45 वर्ष। तो 45 वर्ष आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। देखो 20% ऑफ ए क्वांटिटी इज 400, द क्वांटिटी इक्वल। अब बोला हुआ है कि 20% किसके बराबर दिया हुआ है, 400 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 400 बटे में 20। यहाँ से निकालना हमको कितना, 100% निकालना है। तो 100% का गुणा कर देंगे, 400 बटे में 20 गुणा में 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 100 कितना हो गया, 2000 आंसर। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क कैन कंप्लीट इन बाय 12 मैन इन 9 डेज। ठीक है, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज 6 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बोला है 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में किया जाता है। देखो 12 आदमी द्वारा किसी काम को कितने दिन में होते हैं, 9 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 6 दिन निकल गए। अब देखो यहाँ से 6 दिन निकल गए यानी -6 हो गए। अब बचा है काम कितने दिन का, केवल 3 दिन का बचा है काम। ठीक, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब 6 आदमी और जुड़ गए, 6 आदमी और जुड़ गए यानी आदमी कितने हो गए, 18 आदमी हो गए, 18 आदमी हो गए। हमको ये बताना है कि देखो अगर 12 आदमी ही काम करते रहते तो 3 दिन और करते तो काम हो जाता है, यानी 12 आदमी कितने दिन में काम कर सकते हैं, 3 दिन में। हमको बताना है 18 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो ये 6 से काट देते हैं, 6 2 जा 6, 3 जा 3 से 3 काट दिए। तो ये 3 दिन का जो काम था कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला है, अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, टोटल काम। तो देखो 6 दिन यहाँ लग गए और 2 दिन यहाँ लगे, 6 2 है ना। तो बाद में कितने दिन लगे हैं, 2 दिन लगे, तो 2 दिन आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो, सर्टेन सम वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:7:6। इफ बी रिसीव्ड 4500 मोर देन सी का शेयर बताना है। देखो यदि कुछ रुपए को ए बी सी में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो ये कोई ए है, बी है और सी है, इसको किस किस अनुपात में बांटा गया है, 5:7:6। ठीक है, अब बोल रहा है बी को 4500 रुपीज़ सी से ज़्यादा मिले। यहाँ पर सी से ज़्यादा बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपये, है ना। अगर यहाँ से देखें अपन तो 6 से 7 कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। और यहाँ 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4500 दी हुई है। तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी, यानी कि सी कितना है, सी 6 है। अगर 1 4500 है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 4500 गुणा हो जाएगा 6 का। तो ये 0 0 6 5 30 का 0, ये आ गया 3 24 27, यानी कितना हो जाएगा 27000। तो 27000 कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। देखो मान लो ए, तीनों की आयु ले लेते हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए 2 साल बड़ा है बी से, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और बोला है कि सी की आयु जो कि सी की आयु का दुगना है, अगर ये एक्स है जो बी मतलब सी का दुगना एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा यानी x/2। और तीनों को आयु का योग कितना, 27 वर्ष है। तीनों की आयु का योग कितना, 27 वर्ष, यानी कि x+2 प्लस ये x है ना, x प्लस x/2, तीनों को आयु का योग कितना है, 27 वर्ष है। इसका एलसीएम ले लेंगे अगर अपन तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का इसका मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस x बराबर 27, ये 27 है। ये 2 का इससे गुणा होगा, देखो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 5x है ना, 2 और 2 4 और 1 5 प्लस 4 बराबर 27 × 2, ये कितना हो जाएगा 54। अब ये 4 उस तरफ चला जाएगा तो -4, यहाँ पर बचा कितना 5x। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे 50/5, तो x बराबर कितना आ गया 10। इसका मतलब b की आयु कितनी आ गई 10, a की आयु कितनी आ गई 12 और c की आयु कितनी आ गई 5। तो जो भी पूछा बता दो, a की आयु पूछा है तो a की आयु कितनी हो जाएगी 12, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days, दे वर्क फॉर इट 20 days एंड देन बी लेफ्ट। द रिमेनिंग वर्क वॉज completed by A alone in 20 more days.
बी एलोन कैन डू द एंटायर वर्क। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके लिखेंगे अपन ए प्लस बी, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। मान लो देखो ये है अपना पूरा काम है, जो कि अगर 30 दिन तक पूरा करते तो पूरा ख़त्म हो जाता है। ये 30 दिन अगर पूरा करेंगे अपन, ए और बी ने दोनों ने काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया और कितने देखो 20 दिन तक काम किए। कितने दिन काम कर लिए, 20 दिन। अब यहाँ पर काम जो बचा हुआ है कितने दिन का बचा हुआ है, 10 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन बी ने क्या किया, काम छोड़ दिया। अब बी यहाँ पर छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। अगर बी 10 दिन तक और काम कर लेता, मतलब ए और बी, तो काम खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन शेष काम को ए द्वारा अकेले 20 दिनों में पूरा किया गया, यानी 10 दिन का काम जो था बी के छोड़ने के कारण कितने दिन में पूरा हो रहा है, 20 दिन में पूरा हो रहा है। अगर 10 दिन का काम 20 दिन में पूरा हो रहा है, देखो 10 दिन का काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 20 दिन में, यानी एक दिन का काम कितने दिन में पूरा होगा, 2 दिन में, 2 दिन में पूरा होगा। तो हमको बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाता, बी अकेला उस काम को कितने पूरे दिन में खत्म कर पाता, ठीक है। अब देखो टोटल काम तो कितने दिन का, 30 दिन का है, और एक दिन का काम कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो 30 दिन का काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, है ना। देखो एक बार और समझते हैं, पूरा काम ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, 20 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, 10 दिन और साथ में काम कर लेते तो काम खत्म हो जाता। लेकिन क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया, बी छोड़ के चला गया और ए ने काम करना चालू किया, और ए ने 10 दिन का काम कितने दिन में ख़त्म किया, 20 दिन में काम ख़त्म किया, ठीक है। अब ए ने 10 दिन का काम अगर 20 दिन में ख़त्म किया, इसका मतलब एक दिन का काम कितने दिन में कर रहा है, वो 2 दिन में कर रहा है। तो पूरे 30 दिन का काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य पर एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% के क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक। सबसे पहले तो क्रमिक बट्टा क्या होता है वो देख लीजिए। क्रमिक बट्टा ये होता है कि अगर मान लो हमारी कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, उसमें हमको कितने की छूट मिल रही है, एक बार 15% की छूट मिल रही है और 5% की छूट मिल रही। तो इसमें क्या मिलेगी, एक बार 15% की छूट मिलेगी। अगर हमको 15% की अगर छूट मिल गई तो ये 100 रुपये 15% की छूट यानी कितने की हो गई है, 85 रुपये की हो गई। अब 85 में भी हमको कितने की छूट मिल जाएगी, ये 5% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो 85 में 5% निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। 85 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 85 का 5% कैसे निकालते हैं, 85 इंटू 5%, 5%, ठीक है। तो 85 इंटू 5 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 5 का इससे मल्टीप्लाई किए तो 5 5 दे कितना होगा, 25, यहाँ 242, ठीक है। और यहाँ पर 4.25 हो गया। तो 5% 4.2 है। तो 85 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 85 में से 4.25 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 75, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 और 81। तो बन गया कितना, 81.75% बन गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बोले कि हमको टोटल छूट कितनी मिली यहाँ से यहाँ तक में, है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, 81.75 को घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक। अब ये भी कितना हो गया, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 18.25, ठीक है। तो हमको जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है, 18.25% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो क्रमिक बट्टे का मतलब समझ में आ गया। ये जो इसको 15% की छूट मिल रही है और 5% की छूट मिल रही है, वो कितने परसेंट की छूट है, 18.25% की छूट है, ठीक है। अब अगर हमारी कोई चीज़ कितने की है, 4800 रुपये की है, उसमें 18% की छूट मिल जा रही है, तो वो कितने की हो जा रही है, 81.75 रुपये की हो जा रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ना मिटा देते हैं अपन, फिर इसके आगे का करते हैं। देखो ये मिटा दिया, हमको ये तो पता चल गया कि क्रमिक बट्टे का मतलब क्या होता है। अब हमारा जो अंकित मूल्य था, यहाँ पर जो हमारा 100 था, वो हमारा यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपये है। अब 4800 रुपये का हमको कितना रुपये निकालना, उसको इतने की छूट मिल रही है 18.25 की, तो हमको मिल कितने की रही है, वो 81.
7.5% की, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 81.75 से, और परसेंट निकालना है इसलिए डिवाइड में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए। तो 2 जीरो से, तो 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 81.75 को गुणा कर दो किससे, 48 से, तो ये आ रहा है कितना, 3924। ठीक है, 3924 का आ रहा है। अब इतने रुपए में तो उसने क्या खरीदा, खरीद लिया इसको। ठीक है, वॉशिंग मशीन को उसने कितने रुपए में खरीदा, इतने में खरीदा, और परिवहन में खर्च कर दिए कितने, 124 रुपये। तो 124 रुपये उसने क्या कर दिए, परिवहन में खर्च। तो ये हो जाएगा 8, ये 4 जीरो, यहाँ 1 आ गया, कितना आ गया, 4048 रुपये आ गया। अब इतने की उसको पड़ गई खरीद, ये आने हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये इसको कितने में बेच रहा है, 13% के लाभ में बेच रहा है। ठीक है, अभी हमेशा क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 के बराबर मानते हैं, और जिसके बराबर में रखते हैं उसको उसके नीचे रख देते हैं। तो 4048 है ना जो, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो हमको बताना किसकी, 13% लाभ की वैल्यू, यानी किसकी, 113 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे क्या करो, गुणा कर दो 4048 को 113 से, तो 4048 इंटू 113, तो ये आ गया किसके बराबर, 4574 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर ना इतना ही आ रहा है, 4574। अब इसमें पता नहीं 4520 कहाँ से दिया है, इसको करके देखना, अगर किसी का ये सेम आंसर आए तो बताना। मेरा तो 4574 आ रहा है। ठीक है, वैसे यही इसके सबसे पास है, देख लेना, कमेंट में बताना अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो। मेरे हिसाब से तो इतना ही आंसर आना चाहिए इसका, है ना, 4574 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी का कुछ और आंसर आए, 4520 कैसे आ रहा है, तो कमेंट में भी बताना अगर आए तो। वैसे मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखें क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर, मतलब बोट की स्पीड अपन मान लेते हैं एक्स है, वो किसके बराबर है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेते हैं। और स्ट्रीम यानी धारा की जो चाल है वो उसको वाई मान लेते हैं, वो किसके बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर की मान लेते हैं। हाउ मैनी मिनट वुड द बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम अगर बोल देता तो एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई। तो इसमें बताना ये हो जाएगी स्पीड, और डिस्टेंस हमको बतानी कितनी, 5 किलोमीटर, और कितनी देर में जाएगी। तो एक्स हमारे पास कितना है, 10 प्लस 5 बराबर 5 अपॉन पे टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 15, मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 घंटे आ गया। अब इसको अगर अपन मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं लगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा है। ये स्पीड है, स्पीड इसमें धारा की जो चाल आती है, मतलब अगर धारा के साथ जा रही होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई स्पीड की जगह में लिख देते हैं, और अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रही होती है तो उसको एक्स माइनस वाई लिख देते हैं। और दोनों में डिस्टेंस अपॉन पे टाइम यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना, डिस्टेंस अपॉन पे टाइम यहाँ पर भी। अब एक बात इसमें ये याद रखना कि देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बोला है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के साथ, है ना, और हिंदी के क्वेश्चन में बोला हुआ है धारा के विपरीत दिशा में। अगर धारा की विपरीत दिशा लेके चलेंगे तो x माइनस वाई होगा, तो x माइनस वाई के हिसाब से आंसर आएगा गलत। और इंग्लिश वाले के हिसाब से करेंगे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के हिसाब से 20 मिनट सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक ही आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। मान लो कोई ए है, ठीक है, और उसका पुत्र अपन ने मान लिया कि एस है, तो एस की अगर एज 1 है तो इसकी 6 गुनी यानी 6 हो जाएगी। और ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। अब ए के पिता की आयु तो अपन उसको मान लेते हैं एफ, ठीक है, और वो 40 वर्ष अधिक है। अपन ये बोल देते हैं, ये मान लो एक्स है, ठीक है, 1x मान लिया, तो ये 6 गुनी है तो 6x हो जाएगी। और उसके पिता की आयु, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, तो इसकी आयु कितनी है 6x, और 40 वर्ष अधिक है तो 40 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है, तो यानी कि 6x प्लस 40 प्लस 6x
प्लस एक्स बराबर किसके है 118 के। तो देखो 6 और 6 12 और एक 13x। 13x किसके बराबर हो जाएगा 118 माइनस 40 के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो बच गया 8, अब ये बच गया कितना 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो 13x बराबर, तो यहाँ से x बराबर अगर निकालेंगे तो 78 अपॉन पे 13, 13 6 चला जाएगा। ठीक है, x बराबर आ गया कितना 6। तो अब यहाँ से पूछा है कि a की आयु बता दो, तो a की आयु कितनी है 6x, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। 6 इंटू 6 किसके बराबर आएगा 36, तो 36 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सेकेंड वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत क्या होगा। देखो 50 विद्यार्थी हैं तो अपन ने मान लिया 50 स्टूडेंट। ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, उनका औसत जितना भी दिया हुआ है तो औसत किसके बराबर दिया हुआ है 75 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद अपॉन पे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मान लो सम कुछ भी रहा होगा, है ना, तो एवरेज कितना यहाँ पर दिया हुआ है 75 एवरेज दिया हुआ है, और यहाँ पर पूरों का 50 का क्या रहा होगा सम रहा होगा। तो उसको हम कितने टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर कितने 50 स्टूडेंट है तो हमने 50 से डिवाइड कर दिया इसको। तो यहाँ से अगर सम की वैल्यू निकालेंगे तो 50 इंटू 75 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा 75 इंटू 50, 50 ये 50 होगा, 75 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25, यहाँ आएगा 2 35 36 37 370 है ना 3750। अब ये आ गया टोटल सम। इसमें क्या है, एक जगह पे 86 अंकों को 36 लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं इसको 36 को बाहर कर देते हैं और 86 को अंदर कर देते हैं और फिर से इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो देखो 36 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है तो हमको इसको 36 को बाहर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सीधे 86 में से 36 घटा देते हैं, कितना आ गया ये 0 आ गया, ये 50 आ गया, तो इसमें क्या करो 50 ऐड कर दो, तो ये 0 ये हो जाएगा 8 और 3 3800 आ गया। अब 3800 को एवरेज निकालना है 50 लोगों के लिए, तो हमने क्या किया सम हमारे पास 3800 आ गया, 50 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, 5 7 35 6 30 76 आ गया क्या आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, हिंदी वाला पढ़ते हैं। 15 लोगों के एक समूह में लोगों का औसत आयु 45 वर्ष है। अब देखो 15 व्यक्तियों का एक समूह है, ये 15 व्यक्तियों का अपन ने ऐसे करके एक समूह मान लिया, उनकी औसत आयु दी हुई है कितनी है 45 वर्ष। तो यहाँ पर जितनी भी आयु रही होगी अगर औसत निकाला, इसका मतलब सम जितनी भी उनकी आयुओं का सबका 15 लोगों का सम किया होगा, 1 2 3 4 5 6 सारी आयुओं का, और उसको 15 से भाग दिया होगा। ठीक है, तो 45 आए, तो इसको क्या करेंगे, अगर ये पूरी आयुओं का हमको सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 45 गुणा 15 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सम आ जाएगा। 2 व्यक्तियों के निकाले जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। अब 2 व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया, पहले तो ये निकाल लेते हैं सम कितना है 75, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 7 67 6 7 675 आ गया, इनकी सबकी आयु का जोड़ आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों के निकाले जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। 2 व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं, अगर निकालने वाले दोनों व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को उसने बाहर निकाल दिया। अब 2 व्यक्ति को हमारा सम तो आ गया कितना 675 आ गया सम। अब इसने से 2 व्यक्ति निकाल दिए बाहर, मान लो 2 व्यक्तियों के निकाल दिए। देखो ये तो 15 व्यक्तियों की एजों का सम आ गया। ठीक है, अब मान लो 2 व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, तो टोटल पहले 15 व्यक्ति थे, तो 15 से 2 व्यक्तियों को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो बचे कितने 13 व्यक्ति बचे। ठीक है, तो 13 व्यक्ति बचे, तो इनको डिवाइड किससे किया जाएगा 13 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, और एवरेज कितना इंक्रीज़ हो गया 5 इंक्रीज़ हो गया। पहले अगर 45 साल था तो 45 और प्लस कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से अगर 13 लोगों का सम निकाला जाएगा, 13 लोगों की एजों का सम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 गुणा में 13, तो 13 पन्ने कितना हो गया 65, है ना, यहाँ 65 और एक जीरो 650 हो गया। ठीक है, 13 लोगों की एजों का सम कितना है 650 और 15 लोगों की एजों का सम है 675। तो अगर 15 में से 13 को घटा देते हैं तो यहाँ से अगर हमने 650 घटा दिया तो 2 लोगों की एजों का सम आ जाएगा। तो 2 लोगों की एजों का सम है कितना 25, तो 25 का हमको अगर एवरेज निकालना है, ये 2 लोगों की है तो इसको भाग करेंगे 2 से, तो आएगा कितना 12.5। तो 12.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा है सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन द वर्ल्ड कप युवराज हैज़ बैटिंग एवरेज ऑफ 65। चलिए नीचे को हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। देखो, विश्व कप के सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज के बल्लेबाजी का औसत 65 था। ठीक है, अब ये युवराज है, ठीक है, युवराज की बल्लेबाजी का 7 मैचों का, 7 मैच का, तो यहाँ पर जो भी 7 मैचों के रनों का, है ना, रहा होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। औसत कितना आ गया 65। अब हमको सारे मैचों का रन चाहिए, अगर 7 मैचों के रन चाहिए हैं तो वो कैसे निकाल देंगे, 7 को 65 से गुणा कर देंगे, यानी 65 गुणा 7, यह आ गया 7 पन्ना 35, यहाँ पर है 3, ये हो गया 42 और 3 45, 455 आ गया। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। ठीक, अब हमको मान लो नहीं पता, लेकिन औसत तो क्या करना 85 करना। अभी हमारे पास कितने 455 रन, तो 455 रन तो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमने मान लो x रन बनाए 8वें मैच में। अब 7 मैच को औसत निकालते तो 7 से डिवाइड करते, हम 8 मैच को औसत निकालेंगे तो किससे 8 से भाग देंगे, और हमको औसत कितना चाहिए 85 चाहिए, तो सीधे सीधे 85 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 455 प्लस x बराबर 85 गुणा 8, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, यहाँ पर 4 आया 64 और 4 68, है ना, 680 आ गया। यहाँ पर कितना 455 प्लस x, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हमने x निकाला तो कितना हो जाएगा 680 में से माइनस हो जाएगा कितना 455, तो यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो बचा 2। ठीक है, यहाँ पर 2, तो कितने रन चाहिए उसको 255 रन, 225 रन चाहिए उसको 85 औसत करने के लिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया 225, यानी 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अ ट्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू क्रॉस ए 75 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 75 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकेंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। एक बात ये याद रखना कि कोई भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अपनी खुद की दूरी तय करेगी, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमको जो स्पीड दिया हुआ है, हम स्पीड लिख लेते हैं, कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। अब एक तो देखो 90 किलोमीटर 75 मीटर लंबी ट्रेन, अब सबसे पहले तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ कवर करेगी, तो 75 मीटर तो कवर करेगी, और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो अपन को पता नहीं है, तो अपन लिख देते हैं PL। ठीक है, इसको पार करती है, और इसको पार करने में जो टाइम लेती है वो कितना टाइम ले रही है 8 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन पे टाइम होता है। तो स्पीड को हमने किया 90, यहाँ पर ये याद रखना कि किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तब भी कन्वर्ट करना होगा, तो हम 5/18 का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितनी है 75 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपन को नहीं पता, तो PL लिख दिए, और टाइम कितना है 8 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ से निकालोगे तो PL निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब ना ये जो 75 मीटर है ना, ये कितना प्लेटफॉर्म की लेंथ है, हमको ट्रेन की लेंथ जानना है, हमको ट्रेन की लेंथ निकालना है, तो ये इसको PL की जगह क्या कर दो TL कर दो, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमको निकालना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमको दी हुई है। इतना याद रखना, कभी भी ट्रेन किसी को भी पार करेगी तो वो पूरा का पूरा खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, और जिसको पार कर रही है उसकी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी।
तो अभी अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी चल रही है, खुद की दूरी चल रही है और प्लेटफॉर्म की दूरी चल रही है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 9 से काट दो, 0 जा, ये 9 2 जा। ठीक, इसको काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। 5 5 दा कितना हो जाएगा 25 बराबर 75 प्लस यहाँ से TL और ये 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 8 आ गया। देखो तो ये 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। ठीक है 200 और ये 75 को इस तरफ लेके आएंगे तो 75 इससे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगी ट्रेन की लेंथ। 200 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो 125 मीटर लंबी क्या हो जाएगी ट्रेन की लेंथ। देखो 125 कहाँ है, ए ऑप्शन में, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या करना है अपन को, इसमें से ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला है ना, इसमें से ये बताना कौन सा सेम नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लेना, कुछ कुछ छोटी छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कुछ की जगह कुछ लिखा होगा है ना, तो जो भी मैच नहीं करेगा तो हमको बताना है। देखो निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते में ठीक समान कौन सा एक नहीं है, तो जो एक अलग होगा उसको बता देना है। तो देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, तो यानी कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, इसमें बस ये बताना है कि कौन सा अलग है, ये बहुत ईजी सा है, ये ऊपर दिया हुआ इससे बस मैच करना है नीचे। अगला करते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट ₹50 पर kg सॉल्ट बी मिक्सड विथ ₹80 पर kg सॉल्ट टू ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ ₹60 पर kg। ठीक, ये देखो एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या करो। देखो लिखा है 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कितने में बेच दिया। देखो 50 को एक जगह लिख लो, 80 को एक जगह लिख लो, और मिलाने के अनुपात जो दिया हुआ है 60 रुपये की कीमत से दिया हुआ है। अब इसमें ना एक एलिगेशन मेथड आती है, तो इसमें एलिगेशन मेथड में जाएगा जो सीधे सीधे अनुपात आ जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो जो एक छोटा है उसको इस तरफ लिखते हैं, बड़े को इस तरफ लिखते हैं, और जो बीच वाला होता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं जिस अनुपात में मिलाना होता है। अब यहाँ हमको करना है बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, जैसे ये 60 है, 60 से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब यहाँ 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ ये कितना हो गया 20:10, ये हो गया 20:10, तो ये 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा 2:1। यही डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2:1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा जोड़ना है, इसको जोड़ लो, यहाँ पीछे पीछे का जोड़ लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 और 9 हो गया 10। ठीक है, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 3 हो गया 20, 21, 21 और 7 हो जाएगा 28, 28 और ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 40। तो 40 का यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 वाला देख लो, 0 वाला चलो एक और निकाल लेते हैं, 4 ऊपर कैरी, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 और 8 18, 18 ये हो जाएगा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 32 और 2 हो गया 34, तो 34 का 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पीछे से देख लो, 4 0 है ना, और पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा करने में टाइम लगेगा है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। देखो इसका औसत निकालना है, औसत निकालने की क्या करते हैं, सबको सम करते हैं और डिवाइड बाई जितने टोटल नंबर रहते हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22। देखो 2 10 10 और ये हो गया 20, 20 और 6, 20 और 6 कितना हो गया 26, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ 2 2 2 4 5 6, 6 3 9 13, 13 और 5 18, 18 और 6 हो गया कितना 24, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। इसको डिवाइड कर दो किससे, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 6 4 24, 6 1 41, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सबको सम करो और जितने टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट करते हैं। देखो इन एन एग्जामिनेशन 36% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 40% फेल्ड इन हिंदी इफ़ द 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, एक गोला ऐसे बनाओ, एक गोला ऐसे बनाओ, ये थोड़ा गोला अच्छे से नहीं बना है, एक मिनट अपन थोड़ा सा, एक गोला ऐसे बना, ठीक,
देखो अब ये बोला है फेल्ड इन इंग्लिश, तो इसको लिख दिया हमने इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लोग को फेल करवा दिया? 36% को फेल करवा दिया। ठीक है, फिर 40% को किस में फेल करा दिया? हिंदी में, ये हिंदी हो गया। और उसके बाद 20% लोगों को दोनों में फेल करवा दिया। तो क्या पूछा है? देन पास परसेंटेज बताना है। देखो 36% इंग्लिश में फेल हो गए, अब इस 36% में ये 20% ऐड है, ऐसे करके 40% हिंदी में फेल हो गए, और इस 40% में भी क्या ऐड है? 20% ऐड है। तो हम क्या करेंगे? 36 को जोड़ेंगे किस में? 40 में। तो अब देखो 36 में भी एक बार 20 आ गया, 40 में भी एक बार 20 आ गया, तो इन दोनों को प्लस करके एक बार इससे 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 बार 20 आ गया। तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 7। अब 76 में से हमको क्या करना है? 20 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ आ गया 56। मतलब 56% ऐसे लोग हैं जो हुए हैं कौन? फेल हुए हैं। अगर 56% लोग फेल हुए हैं, है ना, ये फेल है, एफ है ये। तो पास हुए कितने हो जाएंगे? टोटल 100 होते हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? ये हो गया 4 और 4, 44% लोग कैसे होंगे? पास होंगे। 100 से इसको माइनस कर दिया 56 को, 44% लोग हमको पास के प्रतिशत बताना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 150 मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ इट बेस एंड इज हाइट, फाइंड द लेंथ। देखो ये बताया कोई एक ट्राइंगल है, ये कोई अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का ये हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, तो बेस का रेशियो, ये मान ले नीचे वाला अपना बेस है और हाइट है। बेस और हाइट का जो रेशियो दिया है वो 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया। जब भी कोई चीज़ ऐसे अनुपात में दी हो ना, तो उसको अगर हमको डायरेक्ट लेना है तो इसको किसी भी एक वेरिएबल के साथ ले सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिखेंगे 1/2, बेस की जगह क्या रखेंगे? 3 के रखेंगे। ठीक है, और हाइट की जगह क्या रख देंगे? 4 के रखेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन कितना? 150 मीटर स्क्वायर, तो 150 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से हमको ना के की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधे सीधे इधर उधर जो जो जा रहा है उसको कर लेते हैं। 150 जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और ये 3 और 4 इसके नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ के इंटू के किसके बराबर आ जाएगा? के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 से काट दो, 5 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 0। ठीक है, तो अब देखो ये 2 2 जा, 2 1 जा, और 2 1 जा, और ये कितनी बार में चला है? 25 में। तो यहाँ से सीधे सीधे निकला है कि के स्क्वायर बराबर कितने आ गया? 25 के। तो के बराबर किसके आ जाएगा? √25, यानी किसके बराबर? 5 के बराबर। अब के 5 के बराबर है, तो बी हमारा कितना है? 3 के है, यानी कि 3 इंटू 5 किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 इंटू 5, यानी किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है? आधार की लंबाई, आधार यानी बेस होता है, बेस किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो 15 हमारा तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। एक क्रम इसमें निहित है। देखो GFJKU2301UJFKG, ये भी वही है। देखो GF, जो अलग होगा उसको पहचान लो। GFJKU2301UJ, देखो सब में ये यहाँ पर G है, यहाँ F है, यहाँ J है, J है, J है, इसमें G है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। बस अगला देखो X अपने माल को Y से 20% सस्ता और Z से 20% महंगा बेचता है, तो Z का माल Y की माल से कितना महंगा व सस्ता होगा? मान लेते हैं अपन X का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपन X, Y और Z तीनों को ले लेते हैं। X अपने माल को Y से 20% सस्ता बेचता है, Y से 20% सस्ता, तो Y को अगर हम मान लेते हैं 100, तो 20% सस्ता, तो ये कितने का बेचेगा? 80 का बेचेगा। ठीक है, और Z से 20% महंगा है, यानी ये 80 है ना जो, वो किसकी वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी? तो ये 20% हो जाएगा कितना? सस्ता। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 2 जा, 4 3 जा,
ये हो गया कितना 200/3, 200/3 हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया कितना 80। इसको अगर अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा 240 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 का और ये हो जाएगा 200 का। तो देखो जेड अपने माल को 200 रुपये में बेचता है, वाई बेचता है 300 रुपये में और एक्स बेचता है 240 रुपये में। तो हमको पूछा है कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा है। जेड का माल वाई के माल से, वाई के माल से जेड का माल कितना है 200, तो जेड का माल हमने मान लिया कितना 200 से ये कितना महंगा 100 रुपये महंगा है ना, तो 100 रुपये महंगा है। तो क्या करेंगे अपन 100 रुपये ज़्यादा है किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, वाई से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वाई का नीचे चला जाएगा इंटू 100, ये हमको निकालना परसेंटेज। तो ये सीधे सीधे 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दी और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33% क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ गई। देखो पहले थी कितनी 250 रुपये की थी, 250 रुपये से कितनी बढ़ गई 400 रुपये हो गई, यानी कितनी इंक्रीज़ कर गई, कितनी इंक्रीज़ कर गई 150, 150 इंक्रीज़ कर गई। तो 150 किस में इंक्रीज़ की है 250 में, तो 100 में कितनी, तो क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 25 बन जा, 25 4 जा, 15 4 जा कितना होता है 60, यानी 60% क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कौन सा आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करते क्या अपन जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे रखना होता है, ठीक है, और जो बढ़ रहा है घट रहा है उसको ऊपर रखना, परसेंटेज का साइन लगाना, इसलिए अपन मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो साइंस के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, साइंस और सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प हैं और शेष विदेशी स्टैम्प हैं। ठीक है, भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात होगा, तो भारतीय स्टैम्प कितने हैं 2/7, ठीक, और विदेशी स्टैम्प कितने हो जाएंगे बचे हुए 2/7। अगर भारतीय स्टैम्प हो गए यानी इंडियन स्टैम्प हो गए, तो फॉरेनर वाले स्टैम्प कितने बन जाएंगे 5/7, ये 7 से 7 कट गया, 2:5 का क्या बन जाएगा रेशियो बन जाएगा, तो 2:5 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमें -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/5 हो जाए, तो हम लिख लेते हैं -1/5 को हमने किससे गुणा कर दिया x से गुणा कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएगा 9/25 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को उधर भेज देते हैं 1 को नीचे भेज देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/25 इंटू 5/1 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया -9/5, -9/5 कौन सा ऑप्शन में 3 ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 550 रुपये में बेच दिया, 550 रुपये में बेचने में 1/10 का लाभ प्राप्त करता है। 1/10 का मतलब होता है नीचे वाले को अगर कभी भी ऐसे दिया हो ना, तो नीचे वाले को हमेशा मानो क्या कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाले को मानो प्रॉफिट या लॉस। अभी इसमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मतलब लाभ मानेंगे अपन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, ये हमारी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो अब 11 हमको 550 के बराबर दिया हुआ है, यानी 11 यूनिट किसके बराबर है 550 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 550 बटे में 11, इसको काटेंगे तो 11 पंजे और 0, एक 50 के बराबर हो गई, तो 10 किसके बराबर हो जाएगी 500 के बराबर, 10 किसके बराबर हो जाएगी 500 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 500 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। 500 रुपये में 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में कितना 50 रुपये का प्रॉफिट किस में हो रहा है 500 रुपये में, तो 100 में कितना परसेंटेज बताना, इसलिए 100 का गुणा कर दिया 0 से 0, ये कितनी बार में चलाएगा 10%, तो 10% हमारा क्या होगा आंसर होगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ से 1/10 का मतलब 10% ही होता है, 1/10 को गुणा 100 कर देंगे तो 10% डायरेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, इफ़ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इतना, एक्स वाई इतना, ये 9x² प्लस 4y² किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देख लो 3x प्लस 2y बराबर किसके, 12 के। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² यानी 3x का स्क्वायर। तो देख लो ऐसे 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2y बराबर 12 का स्क्वायर यानी 144। ये कितना हो गया, 9x² प्लस 4y² बराबर 6 इंटू 2 12 बराबर नहीं, यहाँ प्लस का साइन है ना, 6 2 जा 12 xy बराबर 144। अब यहाँ xy की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 6 है। ठीक है, तो xy की जगह अगर 6 कर देंगे तो 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 9x² प्लस 4y² बराबर किसके हो जाएगा, 144, और 12 छक्के कितना हो, 72। ये 72 इस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना, 72। इसका क्या होगा, आंसर हो गया कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट करते हैं, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट है तो इन्हें सर्कल, इफ मान लो ये है कोई सर्कल है, इसमें कॉर्ड AB इज़ नियरर टू द सेंटर, ये कोई सेंटर है और ये कोई कॉर्ड है, ये कोई AB कॉर्ड है, ये सेंटर के ज़्यादा बराबर है पास में, और CD है ना, तो AB ज़्यादा बड़ी होगी, सीधे सीधे पता चल रहा है जो ज़्यादा सेंटर के पास होगा है ना, ये नीचे वाली CD है, अगर ये सेंटर से दूर है तो AB ज़्यादा बड़ी होगी CD से। तो ये कौन सा ऑप्शन, AB बड़ी हो जाएगी CD से, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कॉर्ड सेंटर के जितना पास चली जाएगी वो उतनी बड़ी होते जाएगी, क्योंकि सेंटर के पास से क्या होती है, डायमीटर पास होती है, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना। नेक्स्ट करते हैं, देखिए एक मंदिर में 25 बेलन आकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों को पेंटिंग करने की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे अपन, अब मान लो कोई 25 बेलन है, तो बेलन का जो कब सरफेस एरिया होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कब सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं 2πRh। ठीक है, तो हमको रेडियस जो दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर दी है, और हाइट हमको किस में दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है। तो इसको भी अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, हमारा मीटर हो गया। ठीक है, अब 2πRh, और हमारी ये तो कितने की हो गई, एक सिलेंड्रिकल पिलर की हो गई। ठीक है, तो हमको निकालनी कितनी है, 25 सिलेंडर की, तो इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, 25 से गुणा कर देंगे, और उसके पर मीटर में 8 रुपये 1 मीटर का लग रहा है पैसा, तो जो भी पैसा आएगा उसको हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रुपये पर मीटर के हिसाब से पैसा लग रहा है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, रेडियस हमारी कितनी आ गई, 28 अपॉन पे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये रेडियस हो गई, हाइट कितनी हो जाएगी 4, फिर उसके बाद 25 क्योंकि 25 सिलेंडर हैं। ठीक है, और 8 रुपये के हिसाब से लग रही है। तो देखो इसको काटेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा, अब देखो 7 4 जा 28, अब ये 4 से ये 4 कट गया। अब देखो बचा क्या है, 4 और 8 बचा, तो 4 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, अब यहाँ से 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। अब 44 इंटू 32 कर दो, यहाँ पर 32 इंटू 44, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, ये 12 आ गया, यहाँ से फिर ये 8 आ गया और 12 आ गया, जोड़ दो 8 8 2 10 0, यहाँ पर आ गया कितना 4, 1408 रुपये लगेगा इसको पूरी पेंटिंग करने की। तो 1408 देखो कौन से, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरी आयु 12 वर्ष बाद, मान लो मेरी आयु अभी x है, तो 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष ऐड कर दिए, बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी।
देखो आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर एगो। तो 4 ईयर एगो कितने, एक्स माइनस 4 कराऊंगा, है ना, और उसका 3 गुना है। तो ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स प्लस 12 बराबर किसके हो जाएगा, 3x माइनस 12। ठीक है, एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से कितना होगा 3x माइनस एक्स, और इस 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा 24 बराबर किसके हो जाएगा 2x के। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 24 अपॉन पे 2, यानी कितना आ गया 12 आ गया। 12 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपदी। बहुपदी क्या कहलाता है, बहुपदी वह कहलाता है जो x की जो भी घात होगी ना वो एक कैसी न होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 0 1 या फिर उसके 2 फिर 3 फिर 4, कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। इनमें से कोई भी नंबर अगर होगा तो वो कैसा नंबर होगा, पूर्णांक। इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, माइनस की कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, या फिर अपॉन वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो पूर्णांक है। देखो इसमें -1 है ना, तो ये नहीं हो सकती। इसमें भी x ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर, ये भी नहीं हो सकती। देखो इसमें क्या है 4 है, इसमें भी कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखो 1/2 है तो ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो हम ना सिंपल सा ये करके देख लेते हैं कि 1100 को ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर कर देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200। 2200 वर्ग नहीं होता है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होता। फिर हमने क्या किया, 1100 को फिर से गुणा किया 5 से तो 5500, 5500 भी नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम अगला 10 से करेंगे तो 11,000 भी किसी का नहीं होता। ठीक है, फिर अगर हमने 11 को किससे कर दिया, 1100 को 11 से कर दिया तो देखो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 21 हो जाएगा, और ये 2 जीरो तो 2 जीरो। तो इसको तो अलग अलग भी अपन निकाल के कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 11 × 11 हो जाता है, और यहाँ से बचा कितना 100, तो 100 को क्या बोल सकते हैं अपन 10 × 10, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया, है ना, 2 2 के पेयर बन गए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर वो कौन सा हो जाएगा, जो 11 ही हो जाएगा। ठीक है, जो 1100 को मल्टीप्लाई करने से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 से लेकर 25 तक इस प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइक टू बी सिलेक्टेड। संख्या 1 2 3 25 तक में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या की अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। देखो सबसे पहले तो 1 से 25 तक हमको बताना है कि अभाज्य संख्या होने की कितनी प्रोबेबिलिटी यानी प्रयुक्ता है। तो 1 से 25 तक हमको सबसे पहले वो बताना है कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहला तो 2 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा 23, है ना। कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो जाएंगे। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने 25, तो 25 में से 9/25 डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ 25 तक के नंबर अगर हम किसी नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी प्राइम नंबर आने की 9/25। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आता है 9/25 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर निकाल लिए, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं उसको टोटल कर लिए, उसको ऊपर रख के और टोटल नंबर जितने हैं उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। What is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। हमको बोल रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। ठीक है,
तो इसको भी हम क्या करते हैं, सीधे सीधे भाग दे दे के देख लेते हैं। देखो जैसे ये है 3087, ठीक है, इसको सम करो तो देखो 7 और 3 हो गया 10 और आ गया 18। तो ये 18 नंबर है जो 18 3 से भी भाग हो जाएगा और 9 से भी भाग हो जाएगा। तो अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो 3087 को हमने 3 से भाग दिया तो देखो 3 1 जा 3, 0 जा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो 1029 है जो, वो किसी का वर्ग तो है नहीं, है ना, वर्ग है नहीं। अब अगर हम इसको क्या करते हैं 9 से भाग दे के देखते हैं, देखो ये 7 से तो भाग होगा ही नहीं, 7 से भाग नहीं होगा, 21 से पूरा भाग नहीं होगा, केवल ये 2 नंबर से भाग हो रहा है, 3 से और 9 से। तो 3 से करने में तो हमारा आ नहीं रहा है, तो आंसर तो सीधे सीधे आ जाएगा कितना, 9। अब इसको भाग करके भी देख लो कितना आता है। तो इसको 9 से भाग दिया तो 9 कितना आ गया, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 यहाँ से बचा 3, 9 4 जा 36, ठीक है, और फिर यहाँ बचा 2, तो 9 3 जा, अब 343 पता है हमको किसका होता है, 7 का क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब होता है 343। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन 9 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विथ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डज नॉट किल जर्म, पानी की शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। देखो बॉइलिंग से भी कीटाणु मर जाते हैं तो ये नहीं हो सकती, डिस्टिलेशन से, क्लोरीनेशन से, सबसे ये कीटाणु मरते हैं, फिल्ट्रेशन से यानी छानने से कीटाणु नहीं मरते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ ए नॉर्मल आई, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि वह सर्वाधिक सावधानीपूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर याद रखना कि वो कौन सी दूरी होती है जिससे कोई अच्छी आंख वाला आदमी आराम से पढ़ लिख सकता है, तो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, इन एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ईस्ट इज एडेड टू फ्रूट जूस द शुगर गेट कन्वर्टेड टू विच केमिकल सब्सटेंस, तो ये किस में बदल जाता है, फलों के रस में मिलाने जाने वाले खमीर से होने वाले अवयव घर्षण से सकरा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो ये अल्कोहल में बदल जाता है। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट याद करना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में शुगर किस में, फ्रूट जूस है जो, वो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विच वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय नेविगेटर एंड ट्रेवलर फ्रॉम द एंशियंट टाइम, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसके उपयोग नाविक तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता था। अब पुराने समय में जो नाव में चलते थे लोग, वो क्या करते थे, उससे दिशा पता लगाते थे, है ना, ऐसे करके कंपास लिए रहते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके उसमें 4 डायरेक्शन रहती थी, वो जहाँ घूमता था उसके हिसाब से डायरेक्शन बता देते थे, है ना, ठीक है। तो इससे क्या, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशा संबंधित गुण का पता लगाते थे ना, दिशा पता लगाते थे कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं वो, ठीक है। अगला देखें, दिवाली के दौरान पटाखे इमारतों के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, इसे ये ऐसा इसलिए होता है। अब ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सी बात है कि ध्वनि की स्पीड और प्रकाश की स्पीड में, प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है ध्वनि से, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देगा, पहले पहुंचेगा और साउंड बाद में पहुंचेगा। तो ये सिंपल सी बात है ना, कि आवाज़ हमको लेट सुनाई देगी क्योंकि इसकी स्पीड कितनी होती है, कम होती है, और लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट पहले दिखाई देगी, ठीक है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द वन डेट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, उसकी पहचान कीजिए जिसके पशुधन का भाग नहीं है। देखो इसमें अपन को ये बताना है कि हम किसको पालते हैं अपने घर में और नहीं पालते, है ना। तो देखो डक, बदक को पाला जाता है ना, मवेशी को भी पालते हैं लोग, मुर्गे को भी पालते हैं ना, तो पिकॉक को नहीं पालते, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पशुओं में ना जा पाने वाला उत्तक का नाम बताइए, नेम द टिश्यू विच इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल, ठीक है। तो एनिमल में कौन सा, ये देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, तो ये कौन सा टिश्यू है जो पशुओं में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। अब ये तो पूरे आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से टिश्यू कहाँ पर होते हैं ना, एनिमल टिश्यू कौन से कहलाते हैं, मैन टिश्यू कौन से कहलाते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर कौन से टिश्यू रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा याद करना रहेगा। अभी एक क्वेश्चन ये याद कर लो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है
वो एनिमल में नहीं होता, ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, अगला करते हैं। चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में समय की बताना है अपन को, देखो है ना। तो सबसे पहले तो ये तो पता ही है अपन को कि सेकंड सबसे छोटा होता है, सेकंड के बाद क्या होता है, मिनट होता है, मिनट के बाद आवर होता है, आवर के बाद डे होता है, फिर मंथ होता है, ईयर होता है। ठीक है, ये तो सिंपल था, है ना, आरोही क्रम में हमको जमाना है। तो अगला देखते हैं अपन, कॉलरा किससे होता है। तो कॉलरा जीवाणु से होता है ना। कॉलरा कैसी बीमारी है, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट मैं आपको देखो आगे चल के बता दूंगा कि किस किस से कौन सी बीमारी होती है ना। जैसे एड्स हो गया, तो एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। कोरोना वायरस किससे होता है, वायरस से होता है ना। तो ये कॉलरा किससे होता है, जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक, तो अब अगला करते हैं। अब देखो, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। तो सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म करेगा ना, तो उसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है, हीट पैदा होती है। ठीक है, तो हीट को क्या बोल देंगे, हीट इवॉल्व। हीट निकलती है उससे, जब सोडियम को अपन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन के हीट बाहर निकालता है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द फीड ऑफ द बॉयलर चिकन। बॉयलर चिकन में क्या होता है ना। तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, सफिशिएंट और विटामिन रिच होता है ना। ये सब चीज़ें होती है। प्रोटीन होगा, उसके बाद फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब चीज़ें होती है। बॉयलर चिकन खाते हैं लोग, है ना। तो वो ये सब इसमें ऐसे ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। अब बोला है देखो, राइट द नेम ऑफ द रेप्टाइल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हमको ऐसे रेप्टाइल जितने भी होते हैं ना, सारों में 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल इकलौता ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन हो गए अपने, ह्यूमन के में कितने हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर का होता है। चैम्बर कितने, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें कि वो क्या होता है, इम्प्योर और प्योर ब्लड अलग अलग रखता है। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल में इम्प्योर और प्योर ब्लड अलग अलग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसमें 4 चैम्बर रहते हैं। ठीक है, रेप्टाइल में कितने होते हैं, 4 चैम्बर। नॉर्मल रेप्टाइल में 3 चैम्बर के होते हैं हार्ट। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल इकलौता ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर के होते हैं, और बाकी इंसानों में 4 चैम्बर का हार्ट रहता है। ठीक है, बाकी भी रेप्टाइल जितने भी हो जाएंगे उसमें। उसके बाद बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, ये बस एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का याद रखना है। अगला करते हैं। अब बताना है, हार्ट, आर्टरी एंड वेन वर्क टुगेदर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हृदय, धमनी तथा शिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है। तो ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली का उदाहरण है ये। दूसरा वाला सही हो जाएगा इसका, ऑर्गन प्रणाली का। ठीक है, अगला करते हैं। एड्स के द्वारा संचरित नहीं हो सकता, मतलब एड्स किससे नहीं फैलता। तो देखो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलेगा। ठीक है, उसके ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैलता है, ब्लड, एक दूसरे का ब्लड लेने से भी फैलता है, हक करने से नहीं फैलता, यानी गले लगाने से नहीं फैलता एड्स। अगला देखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज ए फर्मेंटिंग एजेंट इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, है ना। तो ये अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था, ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट यानी खमीर उठती है। सूक्ष्म जीव जो शकरा के अल्कोहल से में परिवर्तन में खमीर क्रमक की तरह कार्य करते हैं, है ना। तो ये खमीर कौन पार करता है, ईस्ट करता है। तो ईस्ट इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, ABCD इज द रेक्टेंगल। देखिए, इसमें ABCD इज द रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट O इफ OA इज इक्वल टू 2x + 4 एंड OD इज इक्वल टू 3x + 1 देन एक्सेस। x की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, थोड़ा सा सही से बन जाए। देखो, ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, ये A, B, C और ये D है, और ये इसकी डायगोनल है। तो देखो, ये मान लो कोई O पॉइंट है, तो OA इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया 2x + 4, और OD इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 3x + 1।
अब रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के। मतलब अगर डायगोनल पूरी पूरी, अगर ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के, तो इसका हाफ भी, है ना, इसका हाफ भी किसके, हाफ ऑफ डायगोनल के बराबर होगा। यानी 1/2 कर दे अपन ए सी का, तो ए सी का 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा। ऐसे करके बी डी का 1/2 कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे 2x + 4 बराबर हो जाएगा किसके, 3x + 1 के, है ना। तो 3x उस तरफ चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x - 2x, और ये इधर आ जाएगा तो 4 - 1। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन में 3 दिया ही नहीं है ना, और आंसर इसका आप कुछ भी कर लो आंसर 3 ही आएगा। ये मैंने बहुत जगह चेक कर लिया है, तो आंसर इसका 3 आएगा। तो 3 आंसर इसका कर लेना। कुछ क्वेश्चन गलत भी रहते हैं, तो इसका हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। देखो, रॉज बोरोड 5,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंट द सेम अमाउंट एंड 15% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ 2 ईयर ही वुड। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो 2 वर्ष के बाद उसको कितना फ़ायदा होगा, हमको ये बताना है। तो देखो, उसने 5,000 रुपये लिए, ठीक है, और 10% की ब्याज पे कर रहा है, यानी एक साल में अगर 10% पे कर रहा है तो 2 साल में कितना देगा, 20% देगा। तो 5,000 का अगर अपन 20% निकाल लेते हैं तो 21 जा 25 जा 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 1,000। 1,000 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा, यानी टोटल पैसे उसको वापस कितने करने पड़ेंगे, 5,000 तो जो उसने लिए वो पैसे और 1,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये उसने उसको वापस करने हैं 2 साल के बाद। अब उसने लेकिन किया क्या, 5,000 रुपये को उसको किसी और को दे दिया 15% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है। तो 5,000 का पहले साल का उसको 15% ब्याज मिलेगा, यानी 15/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 5 75, यानी 750 रुपये उसको पहले साल ब्याज मिल गया। तो उसका जो प्रिंसिपल बन जाएगा 1 साल के बाद वो कितना बन जाएगा, 5,750 बन गया पहले साल के बाद प्रिंसिपल। अब उसको जो ब्याज मिलेगा इस पे मिलेगा 5,750 में, या 15% मिलेगा तो 15/100। ठीक, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो काटते, 15 5 का कितना होगा, 75। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ क्या कैरी 7, 15 7 था 105, 105 10 11 12, 12 का 2, है ना, 12 का 2 गया कैरी, यहाँ गया कितना 11, और 15 5 था 75, 85, 86, 86। तो अब जो पैसा बन गया उसका कितना बन गया, 862 रुपये, और यहाँ पर 1 जीरो है ना, 10 से डिवाइड कर दिया तो 862 रुपये बन गया उसका। ये दूसरे साल जो उसको ब्याज मिलेगी कितनी मिलेगी, 862.5, और उसका जो प्रिंसिपल था वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5750 इसको ऐड कर दो, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 6 5 11, 8 दूनी 16 का 6, ठीक है, 6612.5। देखो यहाँ पर उसको पैसे जो वापस करने 6,000 रुपये वापस करने हैं, 6,000 रुपये वापस करने हैं, और उसने जहाँ दूसरी जगह ब्याज में दिया है पैसा, उसको पैसे कितने ब्याज में मिल रहे हैं वहाँ से, 6612.5, है ना। 6,000 वापस भी दे देगा तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया उसको, 612 रुपये मिल गया उसको एक्स्ट्रा, 612.5 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये इसका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो 612.50 क्या हो जाएगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये कोई एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या बोला हुआ है हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हम इस लाइन को ऐसे आगे खींच देते हैं, है ना, ये लाइन को ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पैरेलल है, और इस लाइन को भी ऐसे आगे खींच देते हैं। ठीक, तो इसमें जो जो दिया हुआ है देख लो। सबसे पहले तो ए बी ओ 100 डिग्री का, ए बी ये ओ है, तो ए बी ओ यानी ये है हमारे पास 100 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ओ सी डी यानी ये वाला एंगल जो दिया हुआ है वो दिया है 110 डिग्री का।
हमको बताना है बी ओ सी, यानी बी ओ सी, ये वाला एंगल हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये सीधा चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 180 में से अगर ये 100 का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का। ये वाला 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसको भी क्या करें, ये अगर 80 डिग्री का हो गया तो ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ से ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये 110 डिग्री का है, अगर ये 110 डिग्री का है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने डिग्री का, 70 डिग्री का, है ना। अब ये 70 डिग्री का है तो ये वाला भी, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के इधर है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, और इस लाइन से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 70 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 70 बनेगा। अब ये अंदर वाला तो पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 180 अगर होता है, ठीक है, तो 80 यहाँ से हो गया है, तो बचा कितना, इन दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। तो यहाँ 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमसे यही पूछा है कि बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, तो बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखना एक बार फिर से, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, कमेंट में मैं फिर बताऊँगा और कैसे करना है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर वर्ग है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, मान लो ये कोई वर्ग है, ठीक है, और इसकी मध्य बिंदु ये है, ये मध्य बिंदु हो जाएगी, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल। तो इसका अगर देखो, सबसे पहले तो एरिया अगर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो साइड किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 का रूट, तो किसके बराबर आ जाएगा, 4। 4 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये पूरी की पूरी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर, है ना। देखो ये पूरी की पूरी 4 है, तो ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ से भी ये 2 और ये 2। अगर हमको ये वाली साइड निकालना है तो देखो, ये तो एक तो पहली बात तो ये 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये अगर 2 है और ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कितना, 8 का अंडर रूट। ऐसे करके ये आ जाएगी, ये आ गई √8, ऐसे करके ये भी आ जाएगी √8, ये भी √8, ये भी √8, ठीक है। तो √8 आ गया पूरा की पूरी सारी की सारी, और इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास साइड जो आ गई है, ए आ गई है कितनी, √8 आ गई है। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो √8 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन का क्या था, आखिरी क्वेश्चन था पेपर का। हमारा ये पेपर यहाँ ख़त्म हो गया। रोज़ हम आपके पास एक एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और आपको अगर इसको इम्प्रूव कैसे करें, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, और इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, है ना। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अब आगे का लेके आएंगे जिसमें हमारे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, और पूरे कांस्टेबल के करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।